अरे भैया, रविंदर जायसवाल किसी भी रूप से, किसी भी मानसिक मानसिक रूप से अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर अध्यात्म से जुड़े हुए होते तो अभी इसी महाकुंभ के अंदर भगदड़ मचने पर मुस्लिम बंधुओं ने अपना मस्जिद खोल दिया, घर खोल दिए, उनको खाना दिया, पानी दिया, रात का विश्राम कराया। और जब आपने वहाँ का पानी पी लिया, बताइए, जिन लोगों ने पानी पिया उनकी तो आत्मा तृप्त हुई, उनको तो जीवन दान मिला। और रविंदर जायसवाल जो है अपना जो है राजनीति उस पर कर रहे हैं। इनकी अभी भी ये जो है आत्मा साफ नहीं हुई है, जबकि हिंदू गंगा यमुनी तहजीब को हम लोगों ने आज़ादी से पहले इसकी कानून व्यवस्था हर स्तर पर चरमराई हुई है। कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं क्या कहते हैं छात्र आंदोलन हो रहा है तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको आतंकवादी बनाया जा रहा है। जो किसान अगर आंदोलन अपनी बातों को ले उठाता है तो उसको जो है खालिस्तानी बता दिया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जनता को जो है दोषारोपण करती है, उसी हिसाब से कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, चल रही है। और शासन और प्रशासन अपने आका की मंशा की पूर्ति के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए जनता पर जो है अनाचार और अत्याचार। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था की बात करने में जुटी हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं और आपका पद है भी पूर्व जिला अध्यक्ष, हाँ, सेवादल प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजानंद शर्मा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे। आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना सुनने को भी मिल रहा है, प्रयागराज का हो या अदर जगह का हो या कहीं का भी मान लिया जाए, खासकर बनारस की भी देख लिया है। स्थिति क्या है ये बताइए, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर क्या मानते हैं आप, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को? अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से आप देखिए, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं कानून व्यवस्था कैसी है, एकदम ध्वस्त है जिसको कहते हैं। वो चाहे नागरिकों की सुरक्षा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे नौजवानों की सुरक्षा हो, चाहे वकीलों की सुरक्षा हो, कहीं पर भी। अभी देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार सरकार दावा कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा चुस्त दुरुस्त है, कानून बिल्कुल स्वस्थ है एकदम से। पर हो क्या रहा है, महाकुंभ के आयोजन में इतना दावा करने के बाद, इतना रुपया खर्च करने के बाद, योगी जी खुद वहाँ पर जाके सब व्यवस्था देखने 2-2, 3-3 बार गए हैं वहाँ। उसके बाद टेंट में आग लग रही है, यात्री भगदड़ में मर रहे हैं, कोई पुरसाहल नहीं, जगह जगह गंदगी का अंबार है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं, गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर आपने इतने लोगों को आमंत्रित किया है, ढोल पीटा है महाकुंभ के लिए, तो सरकार को कमर कस के तैयार रहना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कितनों के परिजन गायब हो गए, बच्चे गायब हो गए, वो बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई पुरसाहल नहीं। और लगातार सरकार दावा कर रही है कानून व्यवस्था चुस्त है। आप दिल्ली में देखिए, घटना देखिए, इतने दिनों से रेला चल रहा है लोगों का, 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और संत हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ये कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा खुद करनी चाहिए। और संत का तो ये स्वभाव है, ये कर्म है उनका। आप अभी देखिए काशी में एक निरीह व्यक्ति को
हरीश मिश्रा को एक संत के खिलाफ जरा सा सही बोलने पर उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? ये भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध संत जो हैं, एक ने कहा कि जो मर गए हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा। इस तरह की भाषा, ब्राह्मणों को गाली देना, सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, जो मंदिरों के पुजारी हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म का ज्ञान देते हैं, आस्था के प्रति जागरूक करते हैं लोग, उनको सरेआम गालियां दे रहे हैं। कैसे संत हैं? कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। हरीश मिश्रा को तो बिला वजह प्रशासन ने वो कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और हम मांग करते हैं कि ऐसे संतों का सनातन धर्म में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ये शंकराचार्य को सामूहिक रूप से गाली दे रहे हैं, चारों शंकराचार्यों को, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये कहाँ के संत हैं? कौन से संत हैं ये कैसे संत हैं? कैसे ज्ञानी हैं? इनसे समाज में क्या संदेश जाएगा? आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे बनारस की व्यवस्था पे क्या कहेंगे, जो कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र भी है, और इस तरीके से यहाँ पे पर्यटकों का ले लें या कानून व्यवस्था को ले, तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप तो बनारस के ही रहने वाले हैं। आप देखिए, पूरा बनारस अस्त व्यस्त है, चारों तरफ व्यस्तता का आलम। गोदौलिया नई सड़क से गोदौलिया दशाश्वमेध चौक मैदागिन जाना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है। विश्वनाथ मंदिर में लूट मची है दर्शन कराने के नाम पर। अभी विश्वनाथ मंदिर में लोग मरे। तो क्या कहा जाए? ये धर्म का व्यापार हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसको सरकार को रोकना चाहिए और इस पर सनातन धर्मी जो हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, उनको खड़ा होना चाहिए। एक सवाल ये होता है कि मान लीजिए इस बार का जो कुंभ लगा है, लगातार ये 144, बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं कि ये 144 साल वाला संयोग हर साल आता है। ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस कुंभ से 2027 का चुनाव बीजेपी इसको दिखलाकर, चेहरा बनाकर, या किस तरीके से प्रायोजित करने के, किस तरीके से करेगी? आप क्या समझ रहे हैं? ये उसी लिए है ही है। ये पूरे देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि हमने सनातन धर्म का उत्थान किया है, हमने इसको जीवित किया है। ये राम मंदिर का क्या मामला था? अब राम मंदिर ठंडा हो गया है, पार्लियामेंट वहां से हार गए हैं, तो अब ये गंगा मैया को पकड़ें। महाकुंभ के आयोजन को लेकर 27 की तैयारी कर रहे हैं। तो पर ये गंगा मैया की बात करें, गंगा मैया तो ले आकर बीच मझधार में थोड़ा सा और अजय राय थोड़ा सा और मेहनत किए तो हो सकता था कि नरेंद्र मोदी को उस पार लगा दिए होती गंगा मैया। आपको ये नहीं दिख रहे हैं? हाँ, पार लग जाते। आप देखें ना, यहाँ महाकुंभ के बाद दिल्ली में यमुना को पकड़े हैं। अब यमुना, त्रिवेणी, बनारस में गंगा, ये सबके बारे में केवल भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, भ्रम पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, जब उपराज्यपाल को ही करना था दिल्ली में यमुना की सफाई, तो ये पहले क्यों नहीं कर दिया? मुख्यमंत्री के बाद पहले तो उपराज्यपाल ही होते हैं, सारा तो उन्हीं के अंडर में है। अब सरकार बनी नहीं और वहाँ यमुना की सफाई वो हो रही है कम, और चैनलों पर दिखाया जा रहा है ज़्यादा। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? केजरीवाल सरकार को मानते हैं दोषी हम, पर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार भी दोषी है कि नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं। तो ये केवल 27 की तैयारी है। इनको लोगों की जान जाने से कोई लेना देना नहीं है। बस केवल आस्था का आडंबर फैलाना है, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करना है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? इस समय
संजय निषाद के ऊपर एक बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और खासकर जिस तरीके से वो घटना घटा है, एक पीड़ित है पूरा, जिस तरीके से अपने भाई की बातें बता रहा है और पूरे फैमिली को ऊपर आरोप लगाए रहे हैं, और खासकर संजय निषाद मंत्री भी हैं और बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हर स्तर पर चरमराई हुई है। कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं क्या कहते हैं छात्र आंदोलन हो रहा है तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको आतंकवादी बनाया जा रहा है, जो किसान अगर आंदोलन अपनी बातों को ले उठाता है तो उसको जो है खालिस्तानी बता दिया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जनता को जो है दोषारोपण करती है, उसी हिसाब से कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, चल रही है, और शासन और प्रशासन अपने आका की मंशा की पूर्ति के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए जनता पर जो है अनाचार और अत्याचार कर रही है, जिसका परिणाम अभी 2 दिन पहले हरीश मिश्रा को गिरफ्तारी को लेकर देखा होगा। और हम ये संजय निषाद जी पे ये कहना चाहेंगे, संजय निषाद देखिए जो वर्तमान सरकार है वो किसी अपने आरोपी को कभी स्वीकार ही नहीं करती है कि इसने कुछ किया होगा। आप चले जाइए क्या कहते हैं सेंगर वाला केस देख लीजिए, उसके बाद लखीमपुर खीरी में जो मंत्री ने गाड़ी चढ़ा दिया किसानों पर, उसको देख लिए, कहीं किसी चीज़ को उन्होंने माना, किसी भी चीज़ को नहीं माना। और आज संजय निषाद पर जो है जो धर्मात्मा निषाद की जो हत्या का आरोप उनके भाई ने लगाया है, तो वो सही लगा रहे होंगे। कहीं ना कहीं उसमें जब देखिए धुआं जब भी उठता है जब कहीं ना कहीं आग लगी होती है, कुछ ना तो कुछ बात है। मैं अभी देख रहा था संजय निषाद जी का एक बयान, उन्होंने ये कहा कि इसने जो है इस पे मुकदमा था, ये था, लेकिन छोटी मोटी धाराओं में था। अरे मुकदमे तो यार किसी पर भी कोई छोटी मोटी किसी से कहा सुनी हो गया, कहीं ज़मीन का बंटवारे को लेकर हो गया, कहीं नाली और पानी को लेकर हो गया, FIR हो गया, तो ये सब कोई बड़े मुकदमे नहीं हैं। मुकदमे आपराधिक मुकदमे जो होते हैं, जैसा कि कुकर्म संजय निषाद जी ने धर्मात्मा निषाद के साथ किया और उनके भाई ने इस पर जो है प्रकाश भी डाला है कि क्यों कैसे। तो उसको हम लोग जो ये कहेंगे कि ये पूरी तरीके से सरकार का जो रवैया है, अपराधी जो इनके हैं उनको बचाने का, अपने विधायकों को, नेता को, बनारस के अंदर भी देखिए ना, BHU के अंदर जो ABVP के लड़कों ने जो है बलात्कार जो मोलेस्टेशन वाला केस था, जो BHU की लड़की थी, उनको भी बचाया गया, वो भी जो है निर्द्वंद होकर घूम रहे थे, और ये भी बचा लिए जाएंगे। सरकार की जो मंशा और प्रशासन की जो मंशा, इनको ये बचा करके जनता में एक आतंक और भय का वातावरण व्याप्त करना, जिससे कि चुनाव के समय में वह जनता डर और भय के वजह से इन्हीं को वोट दे या वोट डालने जाइए ना। एक बात बताइए कि बनारस के नेता हैं रविंदर जायसवाल, वो ये कह रहे हैं कि देश के मुस्लिम गंगा जल पी रहे हैं, अब उनको घर वापसी हो जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? अरे भैया, रविंदर जायसवाल किसी भी रूप से, किसी भी मानसिक रूप से अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर अध्यात्म से जुड़े हुए होते तो अभी इसी महाकुंभ के अंदर भगदड़ मचने पर मुस्लिम बंधुओं ने अपना मस्जिद खोल दिया, घर खोल दिए, उनको खाना दिया, पानी दिया, रात का विश्राम कराया। और जब आपने वहाँ का पानी पी लिया, बताइए जिन लोगों ने पानी पिया उनकी तो आत्मा तृप्त हुई, उनको तो जीवन दान मिला। और रविंदर जायसवाल जो है अपना जो है राजनीति उस पर कर रहे हैं। इनकी अभी भी जो है आत्मा साफ नहीं हुई है, जबकि हिंदू गंगा यमुनी तहजीब को हम लोगों ने आज़ादी से पहले कायम किया था। और हम लोग जब मोदी जी विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, गांधी की धरती से आए हैं, तो
इसके मतलब हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन ये जो भाजपा वाले हैं लगातार, चाहे कितना भी अच्छा मैं अपना कर्म कर लूं, चाहे कितना भी अच्छा आपको मैं अब प्रदर्शन दिखा लूं, गले लगा लूं, मगर आपके मन में मैल है। आप हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंटवारा करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहता हूं। संजय रविंदर जायसवाल जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने संस्कारों को ढूंढिए, कहाँ हैं आपके संस्कार। हमारे जो संस्कार हमने बताया ना, सत्य और अहिंसा, सद्भाव, समरसता, ये हमारे संस्कार रहे हैं। तब हम लोगों ने जो है यह स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी पाई। और आज आप उसी आज़ाद देश में इस ढंग की बंटवारे की राजनीति करके देश के विकास को, रथ को आपने रोक रखा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग जो है इस रथ को दौड़ाने के लिए इन बाधाओं को निश्चित रूप से तोड़ेंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल बता दीजिए कि यहाँ की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, और जिस तरीके से आज का जो परिवेश चल रहा है, बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी भी आए, यहाँ की क्या व्यवस्था देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देखें, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। हर चौक, कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहाँ पे जाम नहीं लगा है। आपने कहीं, जो आपका यातायात व्यवस्था इतनी बुरी है कि आप देखिए, अभी स्टेशन पे देखिए सब बंद कर रखे हैं, और कहीं से निकलने के लिए, अरे भैया खोल दो कहीं। यहाँ पे भी देखिए, जहाँ रास्ता निकलने का कम होगा वहीं पे दुर्घटना घटती है। तो स्टेशन पे भी सब बंद कर रखे हैं। हम अब जाएँ, क्या कहते हैं, रोडवे से मोड़ करके हमको परेड कोठी आना है तो वहाँ से आए। अगर रास्ता खुल जाए तो फटाफट लोग निकले, और निकलेगा तो उससे जो है जाम की भी, जाम क्या कहते हैं, यातायात थोड़ा धीमे चलेगी, लेकिन जाम की स्थिति नहीं आएगी। पहले भी ऐसा नहीं था जब पुल, तब भी देख लीजिए। और यातायात स्थिति के साथ साथ जो बनारस की जो कानून व्यवस्था है एकदम ध्वस्त और चरमराई हुई है। कहीं कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है, कहीं कोई वीआईपी मूवमेंट लगा हुआ है तो उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को कोई राहत का काम कोई नहीं मिल पा रहा है। तो आप सुन रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी को, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रयागराज कुंभ को लेकर, और जिस तरीके से मंत्री रविंदर जायसवाल ने जो बातें कही उसको लेकर अपना बयान रखे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।